नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं स्वदेश आर और शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी का आलम हमने देखा। निफ्टी 117 अंक चढ़कर 17,000 के पार पहुंचने में कामयाब रहा। सेंसेक्स की बात करें 385 अंकों की मजबूती यहां पर दिखाई दी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कारोबार कैसा रहा, कहां रहा सबसे ज्यादा एक्शन, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। ओमिक्रॉन को लेकर जो समस्या लगातार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं टेंशन नहीं है, क्योंकि बाजार को कॉन्फिडेंस है कि सरकार ये जो पूरे सिचुएशन है उससे काफ़ी अच्छी तरीके से निपट सकती है। और तीसरी की एफआईआईज की जो लगातार बिकवाली हो रही है उसके सामने डीआईआईज काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो एक बैलेंस बना हुआ है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट पे उसका इम्पैक्ट नहीं है और जो ग्लोबल संकेत अच्छे आ रहे हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। निफ्टी में 17,000 से ऊपर के लेवल्स आज दिखे और 117 अंक चढ़कर आज निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 380 अंक से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी और बैंक निफ्टी में भी करीब 162 अंकों की बढ़त देखी गई। और इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज की तेजी में कंट्रीब्यूट किया और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो पावर ग्रिड, आईओसी, ओएनजीसी, आईटीसी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनर्स थे। गिनने वाले शेयरों में डिवीज लैब, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक यहां पर आज कमजोरी देखने को मिली है। आज एनबीएफसी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन था। आखिरी कुछ घंटों में यहां पर भी अच्छी खरीदारी आई और इसमें एम&एम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें की काफी अच्छी तेजी दिखी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी आज सुबह से ही अच्छा एक्शन था और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दिखी। इसमें ओएनजीसी, आईओसी, पेट्रोनेट एलएनजी, एचपीसीएल ये स्टॉक्स थे जो कि अच्छा कारोबार कर रहे थे। आज खबरों के चलते भी कुछ एक स्टॉक ऐसे थे जहां पर कि काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। जी शिपिंग बायबैक पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसके चलते 7% की तेजी वहां थी। पीएसपी प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर मिला, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने दाम बढ़ाए और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को भी एक डील मिली और इन तमाम खबरों के चलते इन स्टॉक्स में भी आज दिन भर अच्छा एक्शन दिखा। और इसके अलावा यूरिया सब्सिडी बढ़ाने की जो तैयारी इस खबर के चलते आज हमने देखा फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज अच्छा एक्शन था, जिसमें कि फैक्ट, जुआरी ग्लोबल, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी ये भी एक स्पेस था जहां पर कि आज दिन भर काफी अच्छा एक्शन दिखा। तो ये था बाजार का पूरा राउंड अप। लेकिन बैकर्स एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया ने कहा है कि बाजार में आई गिरावट से निवेश के नए रास्ते खुले हैं, निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। Volatility has always been the order of the day as far as equity markets are concerned. Obviously, no one likes deep correction because inherently we are all, bulls as far as the equity markets are concerned. But actually, if you see, in the run-up to like maybe October, we were in a phase where, money making was becoming too easy. IPOs were getting lapped up. They used to open 2-3 times their IPO price. A lot of broader market stocks used to hit new highs on a daily basis, and everything was like, there's no tomorrow. So to that extent, I think it was very evident that there has to be some correction. Obviously, the correction was, it lasted longer than what it has over the last 2 years, and the 9-10% correction in Nifty led to some of the broader market stocks falling even 20 to 30%. So to that extent, yes, investors were a little bit nervous, but I think this is something which we used to be witness to many times before. So I don't think it's unduly worried. लेकिन क्या बाजार में इस वक्त सांता रैली की शुरुआत हो गई है? आंकड़े क्या ट्रेंड्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी जयेश खिलनानी। डेफिनेटली लग रहा है ट्रेंड को देख के कि सांता को दलाल स्ट्रीट का वड़ा पाव ज़्यादा पसंद है वॉल स्ट्रीट के बर्गर से। अगर आप निफ्टी के रैली की बात करें लास्ट 15 दिनों की, जो कि लास्ट 10 साल में हुई है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये पॉजिटिव रहा है। और लास्ट 4 साल में अगर आप देखेंगे 2017, 18, 19 और 20 में 1.5 से 2% की रैली हुई है लास्ट के 15 दिनों में। और 2021 में हालांकि 2% की गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में, बट लास्ट के 3 दिन अगर इसमें जोड़ दिए जाए तो ये फ्लैट हो सकता है, या इसको अगले 4-5 दिनों में शायद से रैली भी हो जाए तो ये जो सांता रैली है ये बरकरार रहेगी।
पर आप अगर इसको यूएस मार्केट में ट्रांसलेट करें तो S&P 500 का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो लास्ट के 10 साल हैं, 15 दिन पिछले जो होते हैं साल के, उसमें नेगेटिव रहा है S&P 500। बट जो रीसेंट ईयर्स है 2019 और 2020, इसमें एक हरा निशान निकल कर आ रहा है जो कि लगभग 1% का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव करना चाहेंगे कि यूएस में भी सैंटा की रैली जो लास्ट 2 साल में देखने को मिली वो बरकरार रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश की प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प 4 जनवरी से 2 व्हीलर की कीमत बढ़ाने जा रही है। कंपनी की बाइक और स्कूटर की जो कीमतें हैं 2,000 रुपए तक बढ़ जाएंगी, यानी ये 2,000 रुपए तक और महंगी हो जाएंगी। कंपनी मॉडल के आधार पर गाड़ियों का रेट बढ़ाएगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज बाजार में शानदार लिस्टिंग के साथ उतरी है और मेडप्लस हेल्थ का शेयर 28% के प्रीमियम के साथ 1,040 पर लिस्ट हुआ है और कंपनी ने 780 से 796 रुपए आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया था। मेडप्लस हेल्थ ने आईपीओ के जरिए 1,398 करोड़ रुपए जुटाए और 13 से 15 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला था। 53 गुना ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। दूसरी ओर सीएमएस इन्फो सिस्टम के आईपीओ का आज बाजार में आखिरी दिन था। आखिरी दिन 2 गुना भरा सीएमएस इन्फो सिस्टम्स का आईपीओ और आईपीओ के लिए कंपनी ने इशू प्राइस 205 से 216 रुपए तय किया था। कंपनी के आईपीओ के जरिए 1,100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से खास बातचीत की। ईटीनाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने ओमिक्रॉन कितनी बड़ी चुनौती है और नए साल में ग्रोथ को लेकर एसबीआई की क्या-क्या योजनाएं हैं, तमाम इन बातचीत में इसकी चर्चा की गई है। सुनाते हैं आपको इस बातचीत के कुछ अंश। It has shown a huge amount of promise. In terms of the demand coming back, in terms of the supply chain aberrations getting addressed. I think the only thing is the recent variant, which is actually causing a bit of a concern. So hopefully, I think if at all we can tackle this variant also well, to where we should be, and if at all we succeed in doing that, I'm quite hopeful that the kind of a recovery which you have witnessed in the last 2-3 months, that should be there to stay, and hopefully the year 22, calendar year 22, should be much better than what we have seen in the early part of the financial year 21-22. So since we are in a progressing cycle, the year will be much better. But will 2022 calendar year, will it be a grand year? Because now looks like we are at the cusp where capex is about to start. You guided for a 10% credit growth. Do you think that will be a big reality in this coming year? As I mentioned, that the only issue could be the new variant, and I'm quite hopeful that we should be in a position to navigate this difficulty also very well. And based on that, generally tended towards optimism. So I would rather say that 22 should be much more promising year, and we should be in a position to see much stronger growth to stay on. And high inflation and possibility of a sharp rate hike, do you think that could disturb the apple cart? I think the kind of preparedness which is there in the system today when it comes to the healthcare and also the capacity to deal with such emergencies and exigencies, I don't expect that this particular variant should be impacting the apple cart per se. And if at all, whatever is seen in the West, if at all that is a guide for the things to happen, perhaps it has got much higher transmissibility, but not as severe in its nature. So I think if at all that is what it is going to be, even in the worst possible situation,
we should be in a position to navigate it well. This is what my assessment is. So while 2021 we've seen comeback in retail, we've seen some comeback in SME, but the corporate real demand for working capital plus new loans is still muted. When do you see that coming back? In fact, if you really ask me, for last 2 months, we have seen some kind of attraction as far as the corporate availment of the limits are also concerned, because at a point of time we were having as high as about 5 trillion Indian rupees worth of unavailed limits from our system, from the corporate side. But we have started seeing the availment happening in last 2 months. Of course, for last about 15 days, there is some bit of a slowness which is seen, but otherwise, if at all that trend continues, which we have seen for last 2 months, that should go very well in terms of more new investments also happening from the private sector. We already have got pipeline, which is almost about 1 trillion plus Indian rupees for proposals both for the private sector investments into various sectors, and also some announcements in the working capital also. I think the other very important aspect is that the supply chain related dislocations which are there, there is an attempt on the part of the corporates to address those supply chain related dislocations also. So actually, all said and done, this actually augurs very well in terms of availment of corporate credit from the system, and as well as new proposals, sight of new proposals. बढ़ेंगे बाकी खबरों की ओर। भारत में स्टार्टअप कल्चर बढ़ने से यूनिकॉर्न्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी आई है। दुनिया में अब यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? कौन सी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के माहौल को बदला है, बता रहे हमारे सहयोगी शरद। 2021 जो साल था वो भारत का था, वो आपके स्टार्टअप्स का था और आपके यूनिकॉर्न्स का था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और जो तीसरे पोजीशन पे जो आपके जो यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं पूरे साल में, वो जो था ऑल ओवर द वर्ल्ड में भारत नंबर 3 पे आया था। यूके की जो मार्केट है उन्हें वो पिछाड़ दिया भारत। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 30 से ज़्यादा जो यूनिकॉर्न जो है इस साल ऐड हुए हैं। अगर ओवरऑल टैली देखें तो 50 से ज़्यादा जो है यूनिकॉर्न्स इंडिया में जो है आए हैं। अगर अब देखा जाए तो यूके की जो मार्केट है वो 4th लार्जेस्ट है और इंडिया की जो है मार्केट 3rd लार्जेस्ट हो गई है अगर आप यूनिकॉर्न एडिशंस के बारे में देखें। हाँ, हम लोग थोड़े पीछे ज़रूर है चाइना और यूएस का मार्केट लेके। अगर उनका जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 75% है आपके यूनिकॉर्न शेयर्स में, लेकिन भारत पीछे नहीं है। और अब जो है तीसरा हो चुका है। और अब एडिशंस देखें आंकड़े तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। टेक, डिजिटाइजेशन, कोई भी सेगमेंट ले लीजिए, सारे सेगमेंट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। और अब हम जो है जो दिग्गज स्टॉक्स है, जो आपके जो दिग्गज कंपनीज हैं वो भी आ रहे हैं आपके स्टार्टअप स्पेस में और लिस्टिंग में। तो वो टॉप 5 जो आईपीओज और जो स्टार्टअप्स है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका बायजूस का। इसका रैंक नंबर 1 पे है। जो वैल्यूएशन देखे तो लगभग $21 बिलियन का है। उसके अलावा इनमो भी आती है, ओयो आता है, इनमें भी लगभग 12 से लेकर $9.5 बिलियन का जो है वैल्यूएशंस देखने मिला है। और आखिर में हम बात करेंगे रेजर पे की, जो फिनटेक कंपनी है, उनके वैल्यूएशंस लगभग $7.5 बिलियन पे है। और आखिर में आपके जो ओला है, जो लिस्टिंग के कैंडिडेट है, इनका भी लगभग $7 बिलियन का वैल्यूएशन है। भारतीय कंपनी हेवेल्स ने आज राजस्थान के गिलोथ में अपना नया वॉशिंग मशीन प्लांट लॉन्च कर दिया है। 50 एकड़ पर बना ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडस्ट्री लगभग 4.0 को शोकेस करता है। और इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनने वाले सारे एसीज और वॉशिंग मशीन में एडवांस रोबोटिक्स और M2M के सहयोग से इसको बनाया जाता है। तो आखिर इस प्लांट की खासियत क्या क्या है, हमारे संवाददाता दानिश आनंद बता रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं हैवेल्स की गिलहौत राजस्थान की फैसिलिटी में, जहां पर कंपनी वॉशिंग मशीन्स और एसीज को मैन्युफैक्चर करती है। ये जगह काफ़ी खास इसलिए है क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस फैसिलिटी के अंदर जितने भी एसीज और वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर होती हैं वो इंडस्ट्री 4.0 के साथ ही मैन्युफैक्चर होती हैं। तो क्या है ये इंडस्ट्री 4.0 और कैसे हैवेल्स इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग कर इन वॉशिंग मशीन्स और एसीज को बनाता है, अंदर चलकर देखते हैं
और पता लगाते हैं कि कैसे एक ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पूरी तरह से इन यूनिट्स को बनाने में काम कर रही हैं। एक बार जब आप फैसिलिटी के अंदर कदम रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेशन और IoT और रोबोटिक्स के लेवल देखकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। आप मेरे अगर लेफ़्ट में देखेंगे तो ये एक बेसिक एरिया है जहाँ पर पेंट शॉप से इस आउटडोर यूनिट की बेसिक असेंबली हो रही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोबोटिक आर्म जो है वो एक कंप्रेसर को उधर उस पर फिट कर रही है उस यूनिट के अंदर, और एक बार जब ये फिट हो जाता है तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये दूसरे सेक्शन पे जाता है। सबसे सरप्राइजिंग बात इस जगह की ये है कि हैवेल्स यहाँ पर एक सिंगल कन्वेयर बेल्ट पर 50 के ऊपर AC के मॉडल्स को मैन्युफैक्चर करता है, और अगर किसी भी यूनिट में किसी और मॉडल का अगर कंप्रेसर भी लग जाता है तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो पूरी फैसिलिटी है वो इंडस्ट्री 4.0 पर बेस्ड है, और इंडस्ट्री 4.0 इज ऑल अबाउट IoT, रोबोटिक्स एंड मशीन टू मशीन लर्निंग, और इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल हैवेल्स यहाँ पर कर रहा है। ना कि सिर्फ शुरुआत में ये इंडस्ट्री 4.0 या रादर ये रोबोटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन एक आउटडोर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसके पैकिंग तक रोबोटिक्स पूरी तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व है। ना कि सिर्फ आउटडोर यूनिट की बात, लेकिन अगर हम इंडोर यूनिट की बात भी करें तो जिस तरह का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है उसी तरह का प्रोसेस भी इंडोर यूनिट की कन्वेयर बेल्ट पर चल रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत मैनुअल लेबर बिल्कुल इन्वॉल्व है, लेकिन ये कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि ब्रेजिंग स्टेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है इस पूरे AC की आउटडोर यूनिट के मैन्युफैक्चर करने का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गैसेस का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल हैवेल्स अपने ना कि सिर्फ AC मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग में भी कर रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। सरकार इंपोर्टेड यूरिया पर सब्सिडी बढ़ा सकती है। खबर है कि 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ग्लोबल कीमतों में उछाल की वजह से सब्सिडी की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी जुड़ गए हैं जो तमाम डिटेल्स हमें दे रहे हैं। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार एक बार फिर से फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए जो सब्सिडी पेमेंट की रकम है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है, उसके आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है, और ये इस बार इंपोर्टेड यूरिया के लिए होगा, खास करके क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कीमतें जो हैं उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है, और जो अनुमान फर्टिलाइजर मंत्रालय का था उससे कहीं ज़्यादा सब्सिडी रकम के पेमेंट की ज़रूरत जो है होगी। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए सूत्र हमें बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है जो कि करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सब्सिडी के आवंटन का है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि मंत्रालय के पास जो चालू वित्त वर्ष के लिए जो रकम आवंटित किया गया था इंपोर्टेड यूरिया के लिए वो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, जो कि खत्म हो चुका है, और दूसरे सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की रकम मिल रही है, लेकिन वो इंपोर्टेड यूरिया के साथ साथ जो घरेलू यूरिया है उसके लिए भी है। लिहाजा ये रकम जो है वो नाकाफी साबित होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल जो बैकलॉग है सब्सिडी के लिए उसके पेमेंट में हो जाएगा, लेकिन चालू वित्त वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी रकम की जरूरत होगी, और जो कि करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। लिहाजा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और औपचारिक रूप से इसे अगले महीने की शुरुआत में मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय को भेजेगा, और उम्मीद इस बात की जा रही है कि सरकार जब तीसरा सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश करेगी उसके जरिए ये पैसा मंत्रालय को जो है वो मिल सकता है। शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है और इसका प्रमाण ये है कि देश में डीमैट अकाउंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एंजल वन के CMD दिनेश ठक्कर ने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में बताया कि पिछला साल ब्रोकिंग कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा है, हालांकि अब भी हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं। आज हमारे साथ एंजल वन के चेयरमैन और MD दिनेश ठक्कर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए।
क्योंकि आप जिस इंडस्ट्रीज के पायनियर हैं, जिस कंपनीज के लीडर हैं, उसी से ही जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में 2021 में तो बहुत शानदार रहा, लेकिन 2022 आगे कैसे रहने वाला है? इसमें बिजनेस ग्रोथ किसे दिखती है आपको? 2021 ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा, पर्टिकुलरली डिजिटल ब्रोकर्स जैसे एंजल वन, हमारी कंपनी ने कम से कम ग्रोथ देखा 150% का कस्टमर बेस में। आज हमारे पास लगभग 75 लाख कस्टमर का बेस है, जो कि ईयर ऑन ईयर 150% से ग्रो हुआ है, और एवरी मंथ का रन रेट अराउंड 4.5 लाख क्लाइंट हम अक्वायर करते हैं। आप देखोगे ये इंडस्ट्री काफी हद तक ग्रो हुई बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ काफी डिजिटल ब्रोकर्स ने टीयर 2 टीयर 3 से काफी कस्टमरों को एक्सेस दिया, और उन कस्टमरों ने अपना ये इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट ईयर मुझे क्या लगता है, बिकॉज ये कोविड तो अभी ऐसी बात है कि हमको उसके साथ में जीना आ चुका है, कि वी नो हाउ टू do our businesses in lockdown, when lockdown opens up. So I believe इंडिया का इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर में काफी हद तक अच्छा ग्रो होगा। एक तो बिकॉज बेस भी काफी स्मॉल है, तो मेरा बिलीफ है कि इंडिया का ग्रोथ लगभग 8 से 9% का होगा। और ये अब कस्टमर बेस देखोगे, जितने अपने इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है फॉर दिस ब्रोकिंग इंडस्ट्री, उसमें काफी हद तक ग्रोथ देखेंगे। बिकॉज ये जो टीयर 2 टीयर 3 के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी यंग है, 28-29 की एज है, उनके पास फर्स्ट टाइम सेविंग आई है, फर्स्ट टाइम जॉब मिले हैं, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि बैंक में जाके रिस्क फ्री एसेट में पैसे रखें, वहां पे उनको 4 या 4.5% मिलेगा। ये पहली बार है जो उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का काफी हद तक प्रीमियम भी मिल रहा है। इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो कैगर एटलीस्ट 12-14% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So what I am saying, economy is going to grow, investor base is going to grow, and we are going to get more domestic liquidity in the market. That is how I look at calendar year 22. बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। एक तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, और देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग वो भी बढ़ रहे हैं। सर, इसी पे मेरा सेकंड क्वेश्चन था, वो है रिटेल पार्टिसिपेशन। रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट्स में इंक्रीज हुआ है, ना केवल इंक्रीज हुआ बल्कि इंटेलेक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अब उनको वॉलेटिलिटी मैनेज करना भी काफी हद तक आ गया है। सर, ये ट्रेंड आगे कैसे बढ़ेगा? रिटेलर का पार्टिसिपेशन मार्केट्स में अब भी जारी होगा, या फिर ये एबनॉर्मल था 2021 के अंदर? रिटेल का ट्रेंड जब से हमने डिजिटाइजेशन किया FY20 में, तब हम कस्टमर बेस था 13 लाख, आज हमारा कस्टमर बेस है 75 लाख। तो हमने ये 2-2.5 साल में 5.7x का ग्रोथ देखा। ये हम शुरू में जब हमने डिजिटाइज किया उस वक्त कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, सब जन ने ये सोचा कि ये कोविड के हिसाब से एक्सीलरेशन हो रहा है। बट अब लास्ट फ्यू मंथ्स का हमारा रन रेट देखोगे, हमारा कस्टमर बेस 4.5 लाख शेयर कस्टमर से ग्रो हो रहा है। तो रन रेट बढ़ ही रहा है। बढ़ने का रीजन है अंडर पेनिट्रेशन, बढ़ने का रीजन है यूथ जिसके पास सेविंग बैंक में रखने के लिए या कहाँ पे एसेट क्लास रखने के लिए इक्विटी के अलावा बड़ा कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है। तो मुझे क्या दिख रहा है ट्रेंड, कि जब मार्केट अब नीचे भी आया 2-3 महीने, हमारे लास्ट मंथ के भी नंबर कम नहीं हुए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हम अगर बात करें तो हमने 57.22 मिलियन ऑर्डर्स आपने ये एग्जीक्यूट किए हैं, जो कि ग्रोथ 120% ईयर ऑन ईयर का है। तो ना ही सिर्फ इन्वेस्टर इस मार्केट में आ रहे हैं, बट ट्रेड भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बस इस इन्वेस्टरों की एज बहुत कम है, तो और प्लस एजुकेशन लेवल हाई है। सोशल मीडिया में देखते हैं लोगों ने, जिन्होंने 20-20 साल इन्वेस्टमेंट किया, 15 साल इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल इन्वेस्टमेंट किया, काफी हद तक अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। तो ये वो लोग हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखते हैं, शॉर्ट टर्म भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क कैपिटल लगाते हैं ऑप्शन फ्यूचर में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल अपना लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट दिनेश, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स यानी FIs के इनफ्लोज को लेकर बहुत बड़ी बुलिशनेस रहती है हमेशा। आपको क्या लगता है आगे का जो ट्रेंड रहेगा, FIs का इनफ्लो जिस तरह से रहा है पिछले 1.5-2 साल में, वो उसी तरह का रुख रहेगा? क्योंकि अगर आप दिसंबर की सेलिंग देखें तो अच्छी खासी एक सेलिंग, मोर देन 30,000 करोड़ से ज्यादा की FI सेलिंग हो चुकी है दिसंबर मंथ में।
आपको क्या लगता है कि आगे एफआईज के फ्लोज किस तरह के रह सकते हैं? क्या कोई शॉर्ट टर्म प्रेशर देखते हैं आप? रिसेंट सेलिंग का रीजन दो लग रहा है। एक तो आईपीओ मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पोर्टफोलियो का रोटेशन कर रहे हैं। दूसरा है ग्लोबली भी, अक्रॉस ग्लोब भी सेलिंग चालू है। तो वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेंड एज एन सेक्युलर ट्रेंड, बिकॉज एफआईएस जो इकोनॉमी 8 से 9% से ग्रो हो रही है, इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। हो सकता है इन बिटवीन उनको लिक्विडिटी के हिसाब से या वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट लग रहा हो कि अट्रैक्टिव इतना नहीं है, पर जैसे ही थोड़ा करेक्शन आएगा, ये एफआईएस होगी जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे, एफआईएस बुलिश ही रहेगी, एफआईएस का पैसा आता ही रहेगा। बट 1-2 क्वार्टर का अगर इन्फ्लुएंस आप लोगे तो ये लगेगा जैसे सेल कर रहे हैं, पर हमने पास्ट हिस्ट्री में भी देखा हुआ है 1-2 क्वार्टर वो सेल करते हैं, फिर पहले से भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही मुझे लग रहा है अब की बार 2 चीजें हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट अब आईपीओ में बड़े बड़े टिकट साइज में जा रही है, तो वहां पे कुछ चर्न हो रहा है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का टू न्यू पोर्टफोलियो। सेकेंड, बिकॉज ऑफ ग्लोबली वो लोग अपने सेल कर रहे हैं, तो दैट सेलिंग, प्रोपोर्शनल सेलिंग हैज कम टू इंडिया। बट आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी, एफआईएस विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट्स। चलिए, दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जब बिग वॉइसेस ऐसे कहती हैं। अब आपके अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आप किस तरह के डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं कंपनी में, या आपके क्या प्लान्स हैं टेक्नोलॉजी फ्रंट पर कंपनी को लेकर? कोई नए प्रोडक्ट आप इसमें लॉन्च करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस में। क्या आपको कहीं से मार्जिन प्रेशर दिखते हैं? हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया FY20 से, यानी कि एक्सिलरेट किया हमने, और FY20 से आप देखोगे हमारे मार्जिन एक्सपांड हो रही है। जितना हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उससे ज्यादा ग्रोथ है कंपनी का। तो उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्केल दैट वी हैव अचीव्ड, जो भी नए कस्टमर हम एक्वायर करते हैं उसकी मार्जिन का एक्सपांशन हो रहा है। बट वही हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो लास्ट अब 3-4 क्वार्टर देखोगे हमारी मार्जिन 45 to 50% के रेंज में स्टेबलाइज हुई है। तो जो भी एक्सेस मार्जिन हम जनरेट कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है टेक्नोलॉजी में। तो जो भी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेवेन्यू, जैसे ये खर्चे जो है अपफ्रंट बुक होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, एवरी क्वार्टर ये खर्चे हम बुक कर देते हैं। बट ये प्रोडक्ट 4-6 क्वार्टर के बाद में आने वाले हैं। जैसे मार्केटिंग का कॉस्ट, हम क्लाइंट को एक्वायर करते हैं, हम उसका कॉस्ट बुक कर लेते हैं, बट रेवेन्यू जो क्लाइंट से आता है वो 5 साल तक आता रहता है। तो वैसे ही जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एवरी क्वार्टर में बुक कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में काफी हद तक खर्चा हमारा 2 साल से ज्यादातर खर्चा हमारा मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में जा रहा है। बट मार्जिन श्रिंक इसलिए नहीं हो रही है, जैसे मैंने कहा हमने वो स्केल अचीव कर लिया। जैसे आज हमारे पास 75 लाख कस्टमर है, तो न्यू कस्टमर जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सर्विस बहुत कम है। तो इसलिए हमारी मार्जिन जो एक्सपांड हो रही है वो इनफ बजट है हमारे पास टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज। दिनेश जी, एक चीज़ मार्केट के अंदर जो बहुत नोटिस की जा रही है वो है सेबी की कुछ रेगुलेशंस। उस रेगुलेशंस में ये हुआ है कि जो कैश सेगमेंट है वहाँ पे जो लिवरेज है वो थोड़ा कम कर दिया गया। F&O में भी कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं, क्योंकि दोनों ही सेगमेंट्स में रिटेलर का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है, F&O एंड कैश में। तो आप इसमें ट्रांजेक्शन्स कुछ कम होती देखते हैं, ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, कैसे होगा सर? मेरे हिसाब से ग्रो होंगे। तो रीजन है, तो पास्ट में हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है, जब जब भी रेगुलेटर ने नए नए नॉर्म्स लाए हैं जहां पे रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया है, तो रिटेल इन्वेस्टर जो नया मार्केट में आता है वो थोड़ा जानकार नहीं होता है, वो लिवरेज करता है। लिवरेज उस हद तक करता है जो हो सकता है उसके 3 ट्रेड में उसकी कैपिटल खत्म हो जाए। जैसे कैश मार्केट में लिवरेजिंग 50-50 टाइम अलाउड थी, यानी मार्केट अगर 2% भी घटे तो इन्वेस्टर का पैसा चला जाएगा। तो मेरा क्या मानना है, जब भी ऐसे रेगुलेशन जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आज लिवरेज कम कर दिया कैश में, 1-2 महीना इम्पैक्ट आएगा, फिर रेवेन्यू वापस नॉर्मल हो जाएगा और ग्रो होना शुरू होगा। तो वैसे ही जैसे कैश मार्केट में लिवरेज कम हो, उससे क्या हुआ, इन्वेस्टर जो 100 रुपीज लगा रहे हैं आज 400 का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अगर मार्केट 2%-3% नीचे जाएगा, उसका कैपिटल इरोड होने वाला नहीं है, उसको फिर से चांस मिलेगा इक्विटी लर्न करने का। इक्विटी मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू स्टे इन द मार्केट फॉर 1 year टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म ले सको। तो रेगुलेटर का ध्यान पूरा यहाँ पर ही है कि कैसे इन्वेस्टर ये मार्केट समझे, एंट्री भी मारे, कैलकुलेटेड रिस्क लेवे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये इन्वेस्टर वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को लेके आ रहा है, क्योंकि अब उसको प्लेटफॉर्म काफी सेफ लग रहा है।
तो वी स्ट्रांगली सपोर्ट सेबी स्टेप्स, बिकॉज वी बिलीव ये सब स्टेप्स बहुत जरूरी है मार्केट को एक्सपांड करने के लिए, और यही रीजन है कि मार्केट इतना जोर से ग्रो हो रहा है सिंस 2-3 years। वक्त है स्वदेश आर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मनी मंत्रा और बाकी खबरें जो आपको बतानी है, बनी रहिए। आप देख रहे हैं स्वदेश आर और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरबीआई ने टोकनाइजेशन की डेडलाइन 6 महीने बढ़ा दी है। इसके पहले ये काम 1 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन इंडस्ट्री और बैंक इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने डेडलाइन बढ़ाने की आरबीआई से गुजारिश की थी। अब टोकनाइजेशन 30 जून 2022 तक पूरा करना होगा। आरबीआई ने ये फैसला ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए किया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो मर्चेंट एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो है सिफारिश की गई थी और उनकी तरफ से ये गुहार की जा रही थी कि इस डेडलाइन को बढ़ाया जाए और इस डेडलाइन को और 6 महीने का वक्त दे दिया जाए। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में इसी साल आरबीआई ने ये गाइडलाइंस कही थी कि टोकनाइजेशन को जारी करना है, जहां पर कंज्यूमर और ग्राहक के हित में जो है फैसला लिया गया और कहा गया कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल होता है, जिसके चलते मर्चेंट्स तमाम डिटेल्स सेव कर लेते हैं ग्राहकों की, और उसके चलते हमने देखा है कि काफ़ी धोखाधड़ी के मामले होते हैं और स्कैम्स और हैकिंग के मामले होते हैं। इन सब से ग्राहकों को बचाने के लिए टोकनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने की कवायद है आरबीआई की, लेकिन अब इसकी डेडलाइन जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या है नया फरमान? आरबीआई की तरफ से डेडलाइन बढ़ा दी गई है टोकनाइजेशन को लागू करने की। समीर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? टोकनाइजेशन की योजना थी जिसको पहले 1 जनवरी 2022 से लागू करना था। आरबीआई ने इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की अपील के बाद में इसको अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, और ये 6 महीने के आगे जो एक्सटेंड करने के पीछे वजह यही थी कि जो और स्टेक होल्डर है इस पूरे स्कीम से जुड़े हुए, वो लगातार आरबीआई से अपील कर रहे थे कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए ताकि नई तकनीक और नए नियमों के हिसाब से उनको ढलने के लिए, जिसके लिए ये फैसला आरबीआई ने लिया है कि टोकनाइजेशन स्कीम को 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया है। ये योजना पहले 1 जनवरी 2022 से लागू होनी थी। जी, बता पाएंगे किस तरह की दिक्कतें मर्चेंट्स को और तमाम स्टेक होल्डर्स को आ रही थी जिसके चलते उन्होंने ये गुहार लगाई आरबीआई से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी स्कीम है इसका मकसद यही था कि जो ई कॉमर्स पे ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो शॉपिंग होती है उसमें अक्सर कई बार फ्रॉड की शिकायतें आती हैं, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अक्सर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो डिटेल देते हैं वो स्टोर कर ली जाती थी और उसका फिर गलत इस्तेमाल होने की ये इस तरीके की कई शिकायतें और फ्रॉड की शिकायतें आरबीआई के सामने आती थी। तो ये जो आप डाटा स्टोर करते थे इसको लेकर के आरबीआई ने एक सख्त रुख अपनाया था और इसमें और अधिक सुरक्षा के मद्देनजर ये टोकनाइजेशन स्कीम लेकर के आरबीआई सामने आई थी। लेकिन स्टेक होल्डर का कहना है कि उनको अभी इसमें वक्त चाहिए। हालांकि वो कहते हैं कि उन डाटा इस तरीके से वो स्टोर नहीं करते, लेकिन जो नया सिस्टम डेवलप करना चाहती है आरबीआई, उसमें यह है कि एक सरोगेसी के जरिए एक कोड डेवलप करके ग्राहकों को एक सुविधा देना कि वो कोड के जरिए बार बार फीड ना करना पड़े, लेकिन हाँ कोड के जरिए वो एक सुरक्षित नेटवर्क सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका अपील यही है कि वो जो नया टेक्नोलॉजी और नया सिस्टम वो डेवलप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और उसके लिए उनकी अपील ये थी कि टोकनाइजेशन स्कीम को 6 महीने या कुछ वक्त के लिए एक्सटेंड किया जाए, जिसको आरबीआई ने स्वीकार कर लिया है और इसमें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। चलिए समीर, शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर बताया जा रहा है कि टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है आरबीआई की तरफ से और 6 महीने का समय दिया गया है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं इसको लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकें।
आगे बढ़ेंगे। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते हुए 290 तक पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 76 नए मामले सामने आए हैं। देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक, ये वो 5 राज्य हैं जिनमें कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के कुल मामलों पर अगर राज्यवार नजर डालें तो महाराष्ट्र से 65, दिल्ली में 64 मामले डिटेक्ट हुए हैं, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, तेलंगाना में 24 केसेस मिले हैं। वहीं राजस्थान में 21 और केरल में 24, गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर में 3, आंध्र में 2, ओडिशा में 2 मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी 1-1 मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, चलिए यहाँ पर देश में हमने देखा कि कुल 104 ओमिक्रॉन मरीज भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन विस्तार से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़े हुए हैं। तो समीर, ये बताएं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसमें भी जो नया वेरिएंट है वो भी एक तरह से दिक्कत दे रहा है। ओवरऑल कितने मरीज ओमिक्रॉन के बढ़े हैं और कितने ठीक हुए हैं, क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, बताएं। जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन का जो खतरा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि करीब करीब 240 मामले भारत में सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें 104 मरीज वो ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी एक बेहद अहम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये पीएम मोदी की तरफ से आप ये मान लीजिए कि 1 महीने के भीतर ये दूसरी बैठक है कोविड की स्थिति को लेकर के। पिछली बैठक नवंबर के अंत में थी और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरी समीक्षा बैठक पीएम मोदी ले रहे हैं। इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पीएम को दी गई कि मौजूदा स्थिति क्या है, ओमिक्रॉन के कितने आंकड़े हैं और इन सबको लेकर के वैक्सीनेशन की क्या गति है देश में। अभी देश में 140 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को टीका लग चुका है और इसमें 60% आबादी है जो डबल डोज जिनको वैक्सीन लग चुकी है। यह राहत की बात जरूर है, लेकिन इसके आगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। सबसे गंभीर और अहम मुद्दा है बूस्टर डोज को लेकर के। मेडिकल फ्रेटर्निटी लगातार बूस्टर डोज के लिए सरकार से अपील कर रही है। राजनीतिक पार्टियां भी कह रही है कि केंद्र सरकार इसमें लेट लतीफी ना करे और बूस्टर डोज के लिए दरवाजे खोले। तो बूस्टर डोज एक विषय है जिस पर चर्चा हो रही है इस बैठक में। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट की स्थिति को लेकर भी इस समीक्षा बैठक में बात हुई है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर के आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या इसको ओपन करना चाहिए या और एहतियातन जो डेट एक्सटेंड की गई है बैन की, वो बैन और आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक कई मुद्दे हैं जिन पे समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए कि अब जो है यहां से जो स्थिति निकल के आएगी वो यही कि राज्यों से कहा जाएगा कि अगर उनके राज्य में स्थिति और बढ़ती है, ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा बढ़ते हैं, तो राज्यों पर जिम्मेदारी होगी कि वो सख्त कदम उठाएं। और उसी दिशा में हम देख भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया है। दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से कहा है कि वो लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार भी बड़े ऐलान करने वाली है। तो कुल मिलाकर के ओमिक्रॉन को देखते हुए पीएम एक्शन में है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से सख्त कदम उठाने की शुरुआत उनकी तरफ से हो गई है। जी शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए समीर। और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम उद्धव ठाकरे भी जो है आज रात को 10 बजे एक टास्क फोर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहाँ पर ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर हल निकालने की कोशिश की जाएगी और किस तरह से राज्य तैयार रहे इससे निपटने के लिए, उसकी एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये बताया कि वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरे राज्य में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। बैठक में ऑक्सीजन और दवाओं के स्टॉक के साथ साथ होम आइसोलेशन को लेकर सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर कैसे दी जाए, इस पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया
कि कोरोना टेस्ट के बाद मरीज को तुरंत आइसोलेट किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 65 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन की मोटे मोटे तौर पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेज़ी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है। देश में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। चलिए आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस तरह लोगों की लापरवाही एक नए संकट को दावत दे रही है। पहली तस्वीर जो आप देख सकते हैं दिल्ली के पहाड़गंज की है, जहां राज्य सरकार की सख्ती का लोगों पर असर दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर लाजपत नगर की, जहां लाजपत नगर मार्केट में क्रिसमस से पहले खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोग कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर दिल्ली के ओखला मंडी की है, जहां लोग बिना मास्क के नजर आए। लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के संकट के बीच दिल्ली की दरियागंज मंडी में लोगों की लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहित ने। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए रिटन कमेंट्स जमा करने की तारीख को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ट्राई ने 30 नवंबर को कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और सभी स्टेक होल्डर्स से अपने कमेंट जमा करने के लिए कहा, और इसकी तारीख 28 दिसंबर तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 जनवरी कर दिया गया है। ट्राई के मुताबिक अब तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछले महीने ट्राई ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया था उसमें स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग और दूसरी कंडीशंस के लिए कमेंट मंगवाए थे। इनके आधार पर अगले साल 5G ऑक्शन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायतों के बाद सरकार ने एडटेक कंपनियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए छात्रों और पेरेंट्स को इन कंपनियों की जालसाजी से बचने की सलाह दी है। साथ ही ऑनलाइन सामग्री और कोचिंग को चुनते वक्त बेहद सावधान रहने के लिए भी कहा है। क्या है ये पूरी खबर, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी तानिश आनंद। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एडटेक प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट कॉशियस करा है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पेरेंट्स को सजेशन दिया है कि उनको किसी भी एडटेक कंपनी की सर्विस को सब्सक्राइब करने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो भी रिव्यूज़ हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए किसी भी सर्विस को सब्सक्राइब करने से पहले। साथ ही साथ पेरेंट्स को मिनिस्ट्री ने ऑटो डेबिट फीचर के तहत भी कॉशियस रहने का एक तरह से सलाह दी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब काफ़ी पेरेंट्स ने हाफ ईयरली या ईयरली फीस दे दी है विदाउट उनकी नॉलेज के। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने पेरेंट्स को ये भी कहा है कि वो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, ताकि उनके फ़ोन में किसी भी तरह का मालवेयर डाउनलोड ना हो। ये डेवलपमेंट उस समय हुई है जब हमको सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज के अगेंस्ट काफ़ी शिकायत दिखती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही ये सारे आज कॉशंस और एक तरह से सजेशंस सामने लेकर आई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 10 दिन के अंदर दूसरी बार पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में लगभग 870 करोड़ से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, और साथ ही आपको बता दें कि 1225 करोड़ की 5 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, और इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 475 करोड़ से करखिकियाव में बनास डेयरी संकुल है, और 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण 2 साल में होगा। प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला।
भारत में सेवा देने वाली फ्लाइट में अब जल्द ही भारतीय संगीत का रंग चढ़ सकता है। दरअसल भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक प्रस्ताव देकर आग्रह किया है कि भारत से जाने वाली फ्लाइट में भारतीय संगीत को सुनाया जाना चाहिए। अब वक्त हो गया है मनी मंत्रा का, जहां पर बताएंगे कि बाजार में हो रहे इस करेक्शन के चलते अगर आपका लक्ष्य नजदीक आ रहा है तो आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए बाजार से एग्जिट होने की, और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से कैसे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, जानिए। विश्वजीत जी, सबसे पहले तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसा कि इसका नाम है, और जो दर्शक और निवेशक बाजार को समझते होंगे उन्हें ये बात तो पता चल जाती होगी कि ये जो फंड है इनमें आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका मिलता है, या इस फंड के जरिए आप इन तमाम एसेट क्लासेस में एक्सपोजर पा सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में उन लोगों के लिए जो एसेट क्लास को नहीं समझते हैं, वो इस फंड को भी साफ तौर से नहीं समझेंगे, उन्हें आप मल्टी एसेट फंड या एसेट एलोकेशन से शुरुआत अगर मैं करूं तो कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा निवेशकों को कि 90% आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस डिपेंड करता है आपकी राइट एसेट एलोकेशन पे। तो एसेट एलोकेशन कई बार लोगों को समझ नहीं आता एसेट क्लासेस, तो आप ऐसे समझे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसको 5-6 एसेट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि डेट एक एसेट क्लास है, गोल्ड अपने आप में एक एसेट क्लास है, इक्विटी एक एसेट क्लास है, कुछ लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, वो भी एक एसेट क्लास है, और कमोडिटीज में भी निवेश करते हैं लोग। तो ये 5-6 एसेट क्लासेस हैं। अगर आपने इसमें सही डाइवर्सिफाई कर लिया तो आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, और आपने जैसे बताया कि रिस्क भी कम हो जाता है। तो हम यही कहते हैं कि नॉर्मली अगर थंब रूल के हिसाब से चलें तो अगर आपकी जो भी एज है तो 100 माइनस योर एज आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, 10 रुपए 100 में से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और बाकी का बचा आप नॉर्मली डेट में निवेश करते हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा पैसा बचता है तो आप रियल एस्टेट और दूसरी एसेट क्लासेस में भी निवेश कंसिडर कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपकी परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो के सक्सेस के लिए। अब बात आ जाए मल्टी एसेट फंड की, तो ये समझ लें कि बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि इक्विटी में तो कौन सी इक्विटी में, उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे डाइवर्सिफाई करें, गोल्ड में भी कितनी, उसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि आप पहले मुझे ये समझना है, क्योंकि हम इक्विटी में अक्सर जब भी निवेश की बात होती है तो अमूमन इक्विटी पर ही बात ज्यादा होती है, लेकिन जब एसेट क्लासेस की हम बात करते हैं तो ऐसे में इक्विटी, डेट की अगर हम बात करें तो वो भी आप शामिल करते हैं, गोल्ड शामिल करते हैं, रियल एस्टेट शामिल करते हैं। किस किस तरह से एसेट एलोकेशन का एक बुनियादी ढांचा एक निवेशक निवेश की शुरुआत से ही अगर अपनाए तो आगे चलकर उनके लिए आसानी हो सकती है? जी बिल्कुल कविता, जैसे मैंने बताया कि आप थंब रूल वाइज चले, अगर आप एज को लेके चलें, 100 रुपए हैं आपके पास, अगर आप मान लीजिए 60 साल की उम्र है तो 100 माइनस 60 यानी कि 40 रुपए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, 10 रुपए आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, बाकी 50 रुपए आप डेट में निवेश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आप अपना इक्विटी कॉम्पोजिशन थोड़ा कम करते जाते हैं, और अगर आप यंग एज में हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो बेसिक ढांचा तो आप इसको रखें, और जैसे जैसे आपकी एज चेंज हो रही है आप इसको रीबैलेंस कर सकते हैं। सपोज आप आज 60 साल के हैं और अगर आप 70 साल के हो जाते तो इक्विटी का जो कंपोनेंट आपका 40 रुपए था वो फिर 30 रुपए रह जाना चाहिए, वो 10 रुपए बढ़कर डेट में आ जाता है। तो चलिए, तो ये पूरा शो आप देख सकते हैं चैनल के यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाइए, मनी मंत्रा के तमाम शोज आपको मिल जाएंगे। क्रिसमस की तैयारियां देश भर में तेजी से शुरू हो चुकी हैं और इस मौके पर बॉलीवुड भी पूरी तरह से रेडी है, क्योंकि इस साल क्रिसमस के मौके पर कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिसके चलते मल्टीप्लेक्स में पहले ही एडवांस बुकिंग हो गई है। एक रिपोर्ट। वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मैच जिसका वीडियो कभी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो मैच जिसने भारत को क्रिकेट का सरताज बनाया। लंदन में कपिल देव का शानदार प्रदर्शन
और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया की जीत बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। दरअसल उस समय बीबीसी ब्रॉडकास्टर्स की हड़ताल थी, जिस वजह से मैच रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और अब रणवीर सिंह स्टारर 83 में वही मैच क्रिकेट ही नहीं, सिनेमा फैंस के लिए भी एक मोमेंट रिलिव के तौर पर उभर कर आ रहा है। क्रिसमस का मूड और बड़े पर्दे पर रणवीर दीपिका की जोड़ी। मल्टीप्लेक्स के लिए ओटीटी से टक्कर जरूर है, जहां अतरंगी रे और मिन्नल मुरली जैसे बस फिल्में क्रिसमस ईव पर रिलीज हो रही हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर मूवी बफ्स फिल्में देखने लौट रहे हैं और मल्टीप्लेक्सेस को भी शानदार एडवांस बुकिंग देखने को मिली है। देखिए 83 की एडवांस संडे रात को हमने खोली है और आज थर्सडे है, तो थर्सडे के रात तक हमें उम्मीद है कि करीब 1 लाख सीट्स पर चेन, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल चेन्स जैसे पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, पर चेन 1 लाख सीट्स बिक चुकी होंगी, ऐसा हमारा अंदाजा है फिगर्स को देख के। और ये 1 लाख सीट ट्रांसलेट करती है 3.5 करोड़ ग्रॉस बॉक्स ऑफिस टिकट सेल पे। When Bollywood meets क्रिकेट की इस जोड़ी में NFT मार्केट भी पीछे नहीं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स NFT प्लेटफॉर्म सोशल स्वैग के साथ मिलकर 25 दिसंबर को फिल्म के NFT भी लॉन्च कर रहे हैं। इसमें फिल्म के डिलीटेड सीन्स, अनदेखे मोमेंट्स और 83 के सेट से फिजिकल और डिजिटल कलेक्टिबल्स भी खरीदने को मिलेंगे। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।